दोस्तों, केरल के कोट्टम में 27 मार्च 1992 को एक लड़की की लाश मिलती है कुएं में पड़ी हुई। और पहली नज़र में जब वहाँ पे स्थानीय पुलिस पहुँचती है डेड बॉडी को देखने के लिए, तो इसको वो बिना किसी जांच पड़ताल के सुसाइड केस मान के इस केस को रफा दफा करने की कोशिश करनी शुरू कर देती है। लेकिन घर वालों के दबाव के कारण, घर वालों के प्रेशर पे इस बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम में चोट के घाव के निशान उस पे आते हैं। तो एक थ्योरी ये निकल के आती है कि जब उसने सुसाइड किया तो उसके शरीर पे चोट के निशान कैसे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्राइम ब्रांच को ये केस दिया जाता है स्थानीय पुलिस से लेकर। और फिर जब क्राइम ब्रांच को ये केस दिया जाता है तो वहाँ से भी ढाक के 3 पाथी निकल के आते हैं और वो भी इसको सुसाइड केस ही घोषित कर देती है। लेकिन घर वाले फिर कोर्ट पहुँचते हैं। कोर्ट में दलीलें दी जाती है कि हमारी बेटी ऐसी नहीं थी, हमारी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। उसके बाद फिर इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। और जब सीबीआई इसकी जांच करती है तो सीबीआई की पहली रिपोर्ट में भी इसको सुसाइड ही माना जाता है। लेकिन घर वाले हार नहीं मानते हैं। फिर एक संगठन बनता है, वो संगठन कोर्ट में जाता है और फिर से एक सीबीआई की कमेटी बनाई जाती है। दोस्तों, इस केस को सुनते सुनते 29 साल लग जाते हैं और 29 साल बाद जब इसके केस का फैसला आता है तो एक ईमानदार चोर के कारण इस केस का फैसला आता है। क्या था ये केस? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युद्धवीर काद्यान। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस केस को भारत में सिस्टर आभ्या मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। ये जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, उसके पास ही एक जगह पड़ती है कोट्टम। वहाँ पे एक कॉन्वेंट स्कूल था जिसकी ये कहानी है। और वहाँ पे इस लड़की का मर्डर होता है। और इस मर्डर केस में एक वहाँ का जो पादरी होता है उसको गिरफ्तार किया जाता है, एक उसका सहयोगी पादरी होता है उसको गिरफ्तार किया जाता है, और एक सिस्टर होती है जिसका नाम सैफी होता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, ये शुरुआत होती है तब जब आभ्या सुबह 4 बजे उठती है पढ़ने के लिए और वो पानी पीने के लिए अपने रूम से नीचे की तरफ आती है फ्रिज से पानी निकालने के लिए। जब वो फ्रिज से पानी निकाल रही होती है तो उसको किचन से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। और जब वो वहाँ पे देखती है तो जो पादरी होता है थॉमस और जो एक सिस्टर होती है सैफी, वो आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं किचन में। तो जब वो ये सब देख रही होती है तो उसी समय उनकी नज़र भी इस पे पड़ जाती है। और ये जब तक वहाँ से भाग के निकलती तब तक वो इसको दर दबोचते हैं दोनों, और किसी धारदार हथियार से इसके सर पे वार करते हैं। और जब ये बेसुध हो जाती है तो इसको उठा के फिर ऐसा बोला जाता है कि जो पादरी होता है थॉमस, वो अपना एक दोस्त को बुलाता है जोसेफ को। उसकी सहायता से इसको कुएं में फेंक दिया जाता है और इसको फिर जो सुसाइड होता है, सुसाइड केस के उस पे सुसाइड की मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी जाती है। कई सारी इसमें लूज फॉल भी इसको देखने के मिलते हैं। फिर ये केस जब मीडिया में आता है और फिर एक जो नन होती हैं, जो सिस्टर्स होती हैं, उनका एक संगठन बनता है। 70 जो नन होती हैं वो उस समय के केरल के मुख्यमंत्री से मिलती हैं और तब वो उनसे आग्रह करती हैं कि इस केस को सुसाइड केस ना मानकर मर्डर केस मानकर इसकी जांच की जाए। और मुख्यमंत्री की सिफारिश पे एक सीबीआई की एक कमेटी फिर गठित होती है और वो इस केस को मर्डर केस मानकर इसकी जांच शुरू करती है। जांच शुरू हो जाती है और उसका रिजल्ट भी आ जाता है। लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट में एक बात ये होती है कि मर्डर तो हुआ है लेकिन अज्ञात लोगों ने मर्डर किया है। क्योंकि जब सीबीआई की 5 साल 7 साल बाद ये शुरुआत होती है इस केस को हैंडल करने की, इस कमेटी की, तब तक मैक्सिमम सबूत मिटाए जा चुके थे। सीबीआई का कहना था कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई थी।
उसमें से भी मैक्सिमम जो रिपोर्ट्स थी वो मिटा दी गई थी। जो शरीर पे घाव थे वो वाली रिपोर्ट मिटा दी गई थी उसमें से। उसमें सिर्फ सुसाइड ही लिखा हुआ था जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। लेकिन जो घर वाले उस चीज़ को बोल रहे थे कि जो रिपोर्ट हमने निकलवाई, जो बाद में प्रेशर देकर निकलवाई गई थी, उस रिपोर्ट में चोट के निशान थे, लेकिन वो रिपोर्ट गायब कर दी जाती है। तो और फिर बाद में जब सीबीआई की एक कमेटी फिर गठित की जाती है इसके बाद, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सीबीआई की इसमें 13 बेंच गठित की जाती है और एक के बाद एक रिपोर्ट आती है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इसमें लगभग 177 गवाहों की गवाही ली गई थी। जब ये कोर्ट सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में जाता है और वहाँ पे गवाहों को पेश किया जाता है, तो ये भी एक जानने वाली बात है दोस्तों कि जब ये 2017 में इसका ट्रायल शुरू होता है इस केस का, तो वहाँ पे 2016 में इस लड़की के माता पिता ही एक्सपायर हो चुके होते हैं। उनकी ही मृत्यु हो चुकी होती है। और जब पहले दिन 3 गवाह इसमें पेश होने थे, उसमें से 2 गवाह एक्सपायर हो चुके होते हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी होती है और एक गवाह अपनी गवाही से मुकर जाता है। अगले दिन भी दो गवाह पेश होने थे कोर्ट के सामने, जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी होती है और एक गवाह अपनी गवाही से मुकर जाता है। यहाँ तक कि जो आभ्या सिस्टर थी, इसके जो साथ में पढ़ने वाली, जो इसके हॉस्टल में रहने वाली इसकी जो सहेलियाँ थी, वो सीबीआई के सामने कुछ और बयान देती है। एक इनकी सहेली होती है, वो सीबीआई के सामने बोलती है कि हाँ, मैंने उसकी आवाज़ सुनाई दी थी, कुएँ में कुछ गिरने की आवाज़ आई थी और नीचे भी कुछ आवाज़ें हो रही थी। तो जब उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो कोर्ट के सामने वो भी अपनी गवाही से मुकर जाती है। फिर एक इसकी दूसरी सहेली होती है, वो भी सीबीआई के सामने बोलती है कि मैंने इसका जो स्कार्फ़्स होता है पहनने वाला गले में, वो फ्रिज के पास पड़ा मिला था, एक चप्पल वहाँ पे इसकी पड़ी हुई मिली थी। लेकिन वो भी कोर्ट में मुकर जाती है इस चीज़ से। लेकिन दोस्तों इस चीज़ में सबसे दिलचस्प चीज़ एक ही है कि एक गवाह इसमें कभी नहीं मुकरा। वो था राजू। राजू जो कि एक चोर था और इस कॉन्वेंट स्कूल में उससे पहले भी वो आ चुका था चोरी करने के लिए और वो तांबा चोरी करके ले जाता था स्कूल से। 2 बार वो इससे पहले भी आ चुका था। तो उस दिन भी वो चोरी करने के लिए आया था सुबह। लेकिन जब वो वहाँ पे उसने अपनी गवाही में दिया है कि जब वो वहाँ पे आता है, तो वो वहाँ पे 2 पादरियों को देखता है और जो और एक लड़की को देखता है जो टॉर्च से कुछ देख रहे होते हैं, जगह को ढूँढ रहे होते हैं। तो वो अपना प्रोग्राम वहाँ से कैंसल कर देता है कि आज चोरी नहीं करूँगा और वो उनको देखता रहता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से सारा सब कुछ की लाश कैसे फेंकेगी, कैसे क्या हुआ, उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। 1993 में जब उसकी सेशन कोर्ट में गवाही होती है, तो तब उस पे भी प्रेशर बनाया जाता है कि तू ये केस अपने ऊपर ले ले, तुम जो मर्डर का केस है, इसको बोल दे कि मैंने मर्डर किया है, जितने पैसे तुझे चाहिए हम देंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो इन सब चीज़ों में नहीं आता है और सबसे अच्छी चीज़ इस केस में वही हुई है कि एक उसी की गवाही ने इस केस को अंतिम अंजाम तक पहुँचाया था। फिर उसके ऊपर भी दबाव पड़ता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। जब उसको कोर्ट में पेश किया जाता है बाद में, तो वो हर एक चीज़ को बिल्कुल जैसे तय तरीके से वहाँ पे हुई थी, उसने देखी थी, सब कुछ वैसे ही वो बताता है। वो अपने उससे नहीं मुकरता है। तो जो आरोपी पक्ष के वकील होते हैं, वो उसकी जो आपराधिक केस होते हैं, उनको भी उजागर करते हैं कि इस पे 10 केस चल रहे हैं, इसकी कैसे गवाही हम मान सकते हैं, ये खुद ही अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है। लेकिन वो सब कुछ एक्सेप्ट करता है, सब कुछ मानता है। ठीक है, मैंने चोरी की है, मैं चोर हूँ, लेकिन मैं इंसानियत के साथ दगा नहीं कर सकता हूँ। उसका लास्ट बयान यही था कि मैं इंसानियत के साथ दगा नहीं कर सकता हूँ। मैंने चोरी की है, मैंने उसकी सज़ा भी काटी है जेल में, ठीक है, लेकिन जो मैंने देखा है मैं उसको नहीं झुठला सकता हूँ। तो उस केस पे जैसे ही ये नज़र पड़ती है और जो उसके बयानों पर हाई कोर्ट में सब कुछ चलता है, तो इसी के बेस पे ही डिसीज़न लिया जाता है। लेकिन इसमें जो पादरी होता है थॉमस,
उसको उम्र कैद की सज़ा होती है, आजीवन कारावास होती है, और जो सैफी होती है सिस्टर, उसको आजीवन कारावास होती है। लेकिन जो इस पादरी का दोस्त होता है जोसेफ, उसको छोड़ दिया जाता है सबूतों के अभाव में। और आज भी ये केस ऐसे ही चल रहा है। इस केस के मैक्सिमम जितने भी गवाह थे, सारे लगभग मुकर ही चुके थे या कुछों की मृत्यु भी हो चुकी थी। अगर हम इस केस की बात करें तो जो अभ्या का भाई था, उसने ये सारी लड़ाई लड़ी है, उसने सारा संघर्ष किया है अपनी बहन के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई, मेरा कंटेंट पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।